हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्चुअल लाइब्रेरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके साथ ही साथ हम कवर करेंगे अपनी डिग्रीज ऑफ डिमांड क्या होती है और हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारी चीजें हमें समझने से पहले हम पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उन टॉपिक्स पे अच्छे से आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो डिमांड का जो चैप्टर है हमारा पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, डिमांड एनालिसिस पूरी कंप्लीट हमारी हो जाएगी। ठीक है ना। पहले हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा टॉपिक है तो हमें पता होना चाहिए ये बात कर रहा है इलास्टिसिटी किसकी, डिमांड की। अब तो पहले पता होना कि मे भी कई बच्चों को पता नहीं होगा कि इलास्टिसिटी क्या होता है। मैं समझाऊंगा आपको। लाइक अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ ही है। अब अगर मैं इसको खींच रहा हूं, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, लाइक ये लेंथ बन रही है। अब तो जिस किसी भी चीज को मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ला रहा हूं, कुछ प्रेशर, कुछ व्हाटएवर जो मैं कर रहा हूं किसी एक चीज की वजह से, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल शेप थी, वो साइज था, वो चेंज होता है। उसको हम बोलते हैं ये जो पर्टिकुलर थिंग है दैट, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग इलास्टिक है। ठीक है, ये इलास्टिक है। इलास्टिक का आपको पता होगा एक मटेरियल आता है जिसको हम नाम ही इलास्टिक बोलते हैं, जो कि यूजुअली ट्राउजर्स में बंधा रहता है बांधने के लिए एक्सेट्रा, वो आपको पता होगा। ठीक है ना। उसी को हम इलास्टिक बोलते हैं, जो कि चेंज होगा। कोई भी चीज जो चेंज होगा उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। चेंज होने को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब अगर मैं डिमांड की बात करूंगा, डिमांड किससे चेंज होता है, यही तो मुझे पढ़ना है ना। इलास्टिसिटी मतलब चेंज ऑफ डिमांड। चेंज डिमांड किस तरह से होती है? चेंज डिमांड होती है सर, एक तो इंक्रीज भी होती है, एक तो डिक्रीज भी होती है। यही है ना। हाँ, इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। लेकिन किससे होती है इंक्रीज डिक्रीज? इसके सर आपने 10 डिटर्मिनेंट्स हमें पढ़ाए हैं और हमें पता है, आई होप आपको याद होंगे। 10 डिटर्मिनेंट्स जो मैंने पढ़ाए, प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मैंने पढ़ाया था। उसके बाद अगर सीजन्स की बात करेंगे वो मैंने पढ़ाया था। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात की वो मैंने पढ़ाया था। तो कोई भी एक फैक्टर हो सकता है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर सकता है। डिमांड को कौन चेंज कर सकता है? ये 10 फैक्टर्स। तो लेकिन फिर से मैं प्राइस की बात करूंगा, मैं इधर प्राइस लूंगा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्राइस चेंज कर रहा हूं। किसी भी एक चीज की मैं प्राइस चेंज कर रहा हूं। अगर मैं प्राइस ज्यादा कर रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। अगर मैं प्राइस कम कर रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी है वो ज्यादा हो रही है। ये क्या है? ये चीज क्या है? फेमिलियर है ना आप इसे? ये है लॉ ऑफ डिमांड। ये तो है ना लॉ ऑफ डिमांड हमारा। और इसी चेंज किससे होता है? क्वांटिटी डिमांडेड। ये याद रखना, क्वांटिटी डिमांडेड किससे चेंज होती है? प्राइस से भी होती है और इसके साथ और 5-10 फैक्टर्स है। आई डोंट नो काउंट कितने की है, वो पढ़ा के रखे हैं मैंने, तो आप अगर चाहे तो काउंट कर सकते हैं और कितने फैक्टर्स है जिससे हमारी डिमांड चेंज होती है। अब मैं सारे के सारे इधर पे नहीं लिखूंगा, मैं खाली एक प्राइस की बात करूंगा। प्राइस के बिहाफ पे मैं बताऊंगा कि डिमांड किस तरह से चेंज होती है। डिमांड की सारी इलास्टिसिटी जो है वो मैं डिफाइन करूंगा बाय मींस ऑफ प्राइस, कि प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रही है। अब ये सारी चीजें तो हमने सर पढ़ी है, तो आप सर हमें पढ़ाना क्या चाहते हैं मैं बताऊंगा। देखो, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये पढ़ा है ना आपने? हाँ सर मैंने पढ़ा है। आपने भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, यही हमारा इलास्टिसिटी भी बोलता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है वही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलता है। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि सर मैंने इतना प्राइस इंक्रीज किया, मैंने प्राइस 50 रुपीज इंक्रीज किया, क्वांटिटी डिमांडेड 60 रुपीज डिक्रीज हो गई, या 60 ग्राम डिक्रीज हो गई। ये प्राइसेस की बात मैंने कहीं पे नहीं की, ये क्वांटिटी की बात मैंने कहीं पे नहीं की लॉ ऑफ डिमांड में। तो मैं बता सकता हूं जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है? ये बस डिफाइन करता है कि चीजें किस तरह होती है। ये बस डिफाइन करता है कि प्राइस ज्यादा होने की वजह से डिमांड को होता क्या है, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड किस तरह ज्यादा होती है, ये हमें दिखाता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर मैं इन प्रैक्टिकल, इन रियल अगर मैं बात करूं प्राइस कितना ज्यादा हुआ और उस प्राइस उस ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज हो गई, कितनी मतलब क्वांटिटी। और एक क्वांटिटी कौन हमें बताता है? ये बताता है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आ गया होगा। अब जब ये क्वांटिटी की बात करें ना कि कितना चेंज हुआ, कितना प्राइस चेंज हुआ और कितनी डिमांड उसकी वजह से चेंज हो गई, ये सारा कुछ हमें परसेंटेज में मिलता है। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें किस में कैलकुलेट करके देता है? परसेंटेज में। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह निकालते हैं? देखो, इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? अगर किसी भी एक चीज में चेंज आएगी वो कैसे निकालते हैं? ये फिजिक्स में भी यही फॉर्मूला है, इकोनॉमिक्स में भी यही फॉर्मूला है। लाइक वो क्या है कि चेंज इन डिमांड कितनी हो गई, चेंज इन डिमांड क्या हो गई, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। क्यों? मैंने प्राइस इंक्रीज की,
डिमांड कम हो गई, और ये रिलेशन मुझे निकाल के देती है इलास्टिसिटी की कितनी चेंज हो गई। ये जो हमारी जो फार्मूला है ये मुझे निकाल के देती है इलास्टिसिटी कितनी हुई। इलास्टिसिटी तो मुझे डिमांड, इधर लॉ ऑफ डिमांड भी बताता था, लेकिन वो मुझे कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट करके देता था। लेकिन यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये मुझे कैलकुलेट करके देता है कि भाई आप इधर पे ये वैल्यू पुट करो, आप इधर पे अपना वैल्यू पुट करो, और इधर पे ईडी जो निकलेगा वो होगी हमारी इलास्टिसिटी कितनी है। अब एक किसी भी चीज की इलास्टिसिटी निकालनी होगी, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि डिमांड में कितनी चेंज हो गई, हमें पता होना चाहिए कि प्राइस में कितनी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राइस के चेंज होने की ही वजह से डिमांड चेंज होती है, जो कि हमें बताता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना। एक पॉइंट में इधर पे आपको इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं। अब ईडी का वैल्यू जो भी निकलेगा ना वो किस में कैलकुलेट किया जाएगा? वो सर केजी में कैलकुलेट किया जाएगा, ग्राम में कैलकुलेट किया जाएगा कि लीटर्स में कैलकुलेट किया जाएगा? सर उसका कोई यूनिट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें वैल्यू देता है कि इलास्टिसिटी कितनी हो रही है, डिमांड की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो कितनी हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है। लाइक 10 इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 10 हो गई, मतलब इसकी डिमांड बाई 10 चेंज हो गई। बाई 10 क्या? केजी, मीटर्स, लीटर्स, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं, ये 10 चेंज हो गई, बस इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका कोई यूनिट ही नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? मैंने बताया था हम डिग्री ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। डिग्रीज ऑफ डिमांड, हम अब ये पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है ना। इसको मैं पहले डिफाइन नहीं करूंगा, इसको आप खुद ही लास्ट में डिफाइन करेंगे, मैं पहले समझाऊंगा आपको, तो उसके बाद ये आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं पहले ही डिफाइन करने बैठा तो आपका दिमाग ना वो कुछ थोड़ा सा कंजुगेट हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगी दिमाग में, तो आपको अच्छी तरह से नहीं समझेगा। आई थिंक द बेटर वे इज टू, मैं आपको पहले सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप एक ईगल आई से देख के आप सारी चीजें खुद ही बताएंगे मुझे कि कैसे क्या होता है। अब अगर मैं डिग्रीज की बात करूंगा, डिग्रीज ऑफ डिमांड में आपको 5 डिग्रीज याद रखनी है। डिग्रीज ऑफ डिमांड में क्या क्या आता है हमारा? एक तो आती है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एक डिग्री है। दूसरी डिग्री हमारी जो है वो है लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड। तीसरी डिग्री हमारी है जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप ये लिखने की डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग जो मैं इधर पे लिख रहा हूं ना, आप इसमें फोकस नहीं कीजिए। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उधर पे मैंने सारी चीजें अच्छे से ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफाइन करके प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। पहले मैं खत्म करता हूं। मैंने बताया कि डिग्रीज ऑफ डिमांड 5 है हमारी। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, लेस इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक खाली पहले वाले में, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड। उसके बाद आता है हमारा हाईली, इसका अपोजिट, लेस का अपोजिट, हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, और उसके बाद आता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। आई होप आपको दिख रहा होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो मैंने कितनी बताई? 5 डिग्रीज मैंने बताई। क्या क्या बताई मैंने सर? पहले है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, उसके बाद लेस इलास्टिक डिमांड, उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, उसके बाद हाईली इलास्टिक डिमांड, और उसके बाद फाइनली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। 1 बाय 1 हम सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले हम आते हैं अपने पहले जो हमारी डिग्री है, डिग्रीज हम पढ़ रहे हैं ना, मैं इधर पे डिग्रीज लिखूंगा, इधर पे डिग्री दिखाऊंगा मैं। और डिग्रीज में मैंने पहले क्या बताई? परफेक्टली, इधर पे मैं थोड़ा सा साफ लिखूंगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब वो क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? देखो, पहले सब कुछ छोड़ के आप पहले डेफिनेशन पे आ जाए। परफेक्टली इन इलास्टिक, मैंने बताया पहले कि इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं चेंज कितना हो रहा है, तो मतलब इलास्टिक वर्ड को मैंने यूज किया एज चेंज, कि हम चेंज पढ़ने वाले हैं, डिमांड में चेंज किस तरह होती है। अब अगर इधर पे ऑलरेडी वहां ही से लिख के है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो मतलब क्या है? डिमांड जो हमारी है वो चेंज नहीं हो रही है, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, उसी को तो हम इन इलास्टिक बोलते हैं ना। कोई मटेरियल है इलास्टिक है, मतलब ये चेंज हो रहा है। कोई मटेरियल है लाइक ए पेन, ये इन इलास्टिक है, मतलब कुछ भी मैं करूं इसमें क्या चेंज होगा? मैं इसको खींचूं तो कहीं से नहीं बढ़ेगा ना ये, तो इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। तो वो डिमांड जब डिमांड चेंज नहीं होगी, जब डिमांड चेंज नहीं होगी, उस डिग्री को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा मैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इस तरह, अगर मैं इधर पे टेबुलर फॉर्म दिखाऊं, फिर से यह है प्राइस, यह है क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी मैं एक टेबुलर फॉर्म आपको दिखाऊंगा, उससे आपको समझ आएगा। प्राइस मेरा है 10,
तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरा है 200। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस में इंक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, प्राइस में इंक्रीज कर रहा हूं, फ्रॉम 10 to 20 में प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं। तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या होनी चाहिए, जब भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हमें बताता है, जब भी प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होनी चाहिए। तो इधर पे क्वांटिटी डिमांड 100 होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है इधर पे क्वांटिटी डिमांड स्टिल 200 रहती है, स्टिल 200 रहती है। तो मतलब क्या मेरे बोलने का कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज नहीं होती, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज नहीं होती। अब अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, आपके लिए मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं तो आपको जो समझ आएगा, इसी एक टेबुलर फॉर्म का मैं एक इधर पे ग्राफ बनाता हूं। इधर पे प्राइस मान के चलो आप, प्राइस 10, प्राइस 20, यही लिखा ना मैंने। इधर पे डिमांड मान के चलो 100, 200, 300 भी लिखो, ठीक है चलेगा। अभी तो 300 का वैल्यू हमें नहीं है। अब अगर क्या है, देखो पहले कितनी प्राइस है 10, इधर लेता हूं मैं, हाँ प्राइस कितनी है 10, क्वांटिटी डिमांडेड 200, बनाओ ग्राफ जर। तो 10 200 लाइक इधर पे कोई एक पॉइंट होगा जिधर पे एक पॉइंट ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब प्राइस 20 हो गया, प्राइस इधर पे 20 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 200, तो इधर पे इसके सीध में इधर पे पॉइंट बनेगा। तो क्या हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि जो हमने प्राइस है, प्राइस हमने इंक्रीज की थी और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस इंक्रीज करोगे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इधर ये फॉलो नहीं करता है, ये बोलता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये फिर भी ये प्रोडक्ट लाएंगे। तो आपको कोई अंदाजा हो रहा है कि ये प्रोडक्ट कौन हो सकता है, मुझे आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन हो सकता है जिसका मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन डिमांड फिर भी लोग खरीद रहे हैं, लोगों को फिर भी खरीदना है। और मैं भी बताऊंगा, आप सोचिए, अगर मैं आपको इधर पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं इसका ग्राफ, अब आप बताएंगे आपने डिमांड करो, मैं तो सर इस तरह बताया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हाँ सर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन इधर पे मैंने आपको डिमांड दिखानी है, ये आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं। तो इधर पे मैं ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, याद रखिएगा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। और मैंने आपको बताया था अभी सोचने के लिए कुछ, आप शायद आपने सोचा, अगर नहीं सोचा तो पॉज कीजिएगा, मैं बताने वाला हूं कि क्या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसा प्रोडक्ट है हमारा मेडिसिन्स और अदर नेसेसिटीज, जो भी प्रोडक्ट्स मेडिसिन और नेसेसिटीज। अब हमको सर दर्द होता है तो वो हमारी नेसेसिटी नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन किसी को मान के चलो, किसी एक पेशेंट को कोई क्रोनिक इलनेस है, लाइक कैंसर है या कोई और कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसको कंटिन्यूअसली ये दवाई खानी है। अब अगर उस दवाई की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्या वो डिमांड कम करेगा, नहीं करेगा ना, तो स्टिल वो डिमांड करता रहेगा। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को नेसेसिटीज, इसमें नेसेसिटीज आते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इनकी डिमांड जो होती है वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिससे कि मतलब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और इधर पे अगर मैं ईडी का वैल्यू कैलकुलेट करूं, ईडी का वैल्यू अगर मैं इधर पे कैलकुलेट करने बैठूं तो डिमांड में जब जीरो आएगा, नीचे कुछ भी होगा तो ईडी का वैल्यू जीरो ही होगा। इधर पे हमेशा याद रखिएगा कि ईडी का वैल्यू क्या है, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड हो रही है इधर पे सर, नहीं हो रही है, तो मैं सीधे लिखूंगा जीरो, सीधे जीरो। मतलब इलास्टिसिटी, जो भी नेसेसिटीज की इलास्टिसिटी होती है ना, वो जीरो होती है। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा गया है और आगे भी पूछते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहली जो डिग्री है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, वो खत्म हो गया। मूव ऑन करेंगे हम अपने सेकंड डिग्री पे, जो कि है हमारा लेस इलास्टिक डिमांड। तो इधर पे मैं लिखूंगा एक बार, दूसरा हमारा है लेस इलास्टिक डिमांड। सर आप एक काम कीजिए, आप पहले डेफिनेशन ही देखिए। इधर पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही थी। आपको ये टर्म हमेशा इसके साथ रिलेट करनी है। इनइलास्टिक डिमांड चेंज नहीं हो रही, जीरो, मसला खत्म। इधर पे आइए, लेस, कम, इलास्टिक, हाँ चेंज हो रही है, इसको मैं चेंज भी लिख सकता हूं। लेस चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है लेकिन कम चेंज हो रही है। वो क्या मतलब होता है, वो मतलब इस तरह होता है, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड फिर से इधर पे लिखूंगा, प्राइस मैंने इंक्रीज की, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सर ठीक है ना, हाँ मैं ठीक बोल रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि मुझे 10 रुपीज में एक चॉकलेट आता है, 10 रुपीज में मैं एक चॉकलेट लाता हूं। अब क्या हो गया, प्राइस मेरा डिक्रीज हो गया। अब मेरा प्राइस इधर पे डिक्रीज हो गया, 5 आ गया मेरा प्राइस। मैं कितने चॉकलेट लूंगा, 2 चॉकलेट लूंगा। हाँ सर, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन इधर पे मैं 2 चॉकलेट नहीं लूंगा। इस लेस इलास्टिक डिमांड में डिमांड बढ़ रही है, डिमांड चेंज हो रही है लेकिन कम चेंज हो रही है। वो क्या मतलब होता है, मैं इधर पे अगर मैं 10 रुपीज में एक चॉकलेट में रहा था, मैं 5 रुपीज में 1.5 ही चॉकलेट लाऊंगा। मैं 5 रुपीज में 1.5 ही चॉकलेट लाऊंगा। क्यों, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये लेस इलास्टिक डिमांड है। जितनी मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं ना, उतना मुझे डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही है। मुझे डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन उससे कम। अगर मैं प्राइस डिक्रीज कर रहा हूं
तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। प्राइस में डिक्रीज कर रहा हूं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ये इंक्रीज होती है, हाँ फॉलो करता है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होता है जितना मैं प्राइस डिक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल नहीं, पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, उसके बाद हम एग्जांपल्स में जाएंगे। पहले आप काम ही कीजिए, आप एक मैं इधर पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं इधर पे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये पहले मैं टेबुलर फॉर्म दिखाऊंगा, उसके बाद ग्राफ। मैंने क्या बताया, लेस इलास्टिक है, लेस इधर पे आपको समझ आएगा। 10 रुपीज में मान के चलो मेरा प्राइस है और मैं डिमांड कर रहा हूं 100। 10 रुपीज में मैं डिमांड कर रहा हूं 100। अब क्या हो रहा है, प्राइस 5 ही हो रहा है। अब प्राइस 5 ही हो रहा है, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी डिमांडेड 120 कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होनी चाहिए। हो गई इंक्रीज, हाँ सर हो गई इंक्रीज। कितनी इंक्रीज हो गई, बाई 20। लेकिन 20 ही इंक्रीज नहीं होनी चाहिए थी, इधर बहुत इंक्रीज होनी चाहिए थी, इधर 150 जानी चाहिए थी। लेकिन इधर पे लेस इलास्टिक पहले ही वर्ड जो आता है ना, वो हमें समझाता है कि इस एक प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कम इंक्रीज हो जाएगी। मान के चलो मेरे पास एक शैम्पू पैकेट है, शैम्पू पैकेट मार्केट में एक शैम्पू पैकेट है, कितने में आता है, 1 रुपए में शैम्पू पैकेट आता है। अब इसका प्राइस चेंज हो गया, अब इसका प्राइस 50 पैसा हो गया। तो मैं एक ट्रक लाऊं क्या, एक ट्रक लाऊं इन ये शैम्पू पैकेट्स की, नहीं लाऊंगा ना, तो मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसी रुपीज में 1-2 लाऊंगा, ठीक है ना। तो यही मतलब होता है कि जब लेस इलास्टिक डिमांड होगी तो प्राइस हमारा अगर कम हो जाएगा, लेकिन जो डिमांड उसकी वजह से चेंज होनी चाहिए थी वो कम हो जाएगी चेंज, वो डिमांड लेस इलास्टिक होगी, तो उसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। यहां पे मैंने जो टेबुलर फॉर्म दिखाई, एक बार इसका हम ग्राफ बना देते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, इधर पे दिखाऊंगा ये 5 रुपीज, इधर पे 10 रुपीज, इधर पे मैं दिखाऊंगा 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, मान के चलो मेरा इतना वैल्यू है ना। तो इधर पे क्वांटिटी डिमांड है, आपको पता है। अब मेरी डिमांड पहले क्या थी, 10, और क्वांटिटी पहले प्राइस क्या था 10, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100। मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा वो इधर पे, आई एम सॉरी 10 है इधर पे बनेगा, ये पॉइंट बन गया मेरा। अब दूसरा क्या हो रहा है, प्राइस में ड्रॉप कर रहा हूं टू 5 एंड माय क्वांटिटी डिमांडेड इज नाउ 120। 120 कहां पे होगी, नियर अबाउट यहां पे सर, ठीक है ना। तो मैं इधर पे करूंगा काम, मैं एक पॉइंट ड्रा करूंगा इधर पे। अब जो इधर पे ये लाइन बनेगी ना, इसने शिफ्ट दिखाया। पहले ये लाइन स्ट्रेट थी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में, याद कीजिएगा इधर पे पहले ये लाइन पूरा स्ट्रेट थी, अब ये लाइन थोड़ा सा शिफ्ट होने लगी है, हाँ होने लगी है। और इस डिमांड को हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। और इसका जो ईडी है, आप याद रखिएगा, ईडी जो इसका हमेशा रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है, उसका वैल्यू हमेशा रहता है हमारे 1 से नीचे, लेस देन 1, ठीक है ना। वर्ड में ही लेस है ना, डेफिनेशन में ही लेस इलास्टिक डिमांड है ना, तो इलास्टिसिटी भी लेस देन 1 होगी। अगर आप ये कैलकुलेट भी करना चाहते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमारा दूसरा भी खत्म हो गया है, तो अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा जो है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इधर भी मैं लिखूंगा तीसरा हमारा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है, देखो आपको फिर से ये वर्ड उसे ही समझ आना चाहिए, मुझे ये समझाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप। यूनिटरी, अब चेंज क्या होता है, यूनिट इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक है मतलब चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही। अगर इन इलास्टिक होता तो डिमांड चेंज नहीं होती। यहां पे क्या लिखा है, इलास्टिक, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं, जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है ना, वो एग्जैक्ट यूनिट्स में डिक्रीज हो रही है। मैं अगर आपको इधर पे एग्जांपल दिखाऊंगा, मेरे पास कुछ प्राइस है और मैं कुछ क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं, क्या मैं अगर इधर पे एजप्शंस लिखूं, मैं 20 मेरी प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी है 100, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी है 100। अब मैं प्राइस 10 कर रहा हूं, मतलब इसका हाफ कर रहा हूं, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज होगी, प्राइस तो मैं डिक्रीज कर रहा हूं ना, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी या ये इंक्रीज होगी। अब कितनी इंक्रीज होगी, मैंने डिवाइड बाय 2 किया, इसको भी डिवाइड बाय 2 कीजिए, वो कितना आएगा, 50 आएगा। अब क्वांटिटी डिमांड कितनी बनेगी, 100 + 50 150। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने जितने यूनिट्स प्राइस डिक्रीज की, उतने यूनिट्स मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो गई। तो मैं इधर पे लिख सकता हूं, मैं बता सकता हूं, ये हमारा टेबुलर फॉर्म बन गया। इसका मैं अगर इधर पे ग्राफ दिखाऊंगा, ग्राफ मेरा बनेगा कुछ इस तरह। पहले मैं इधर पे लिखूंगा 10, इधर पे लिखूंगा मैं 20, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा यहाँ से क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड में इधर पे मैं अगर 150, मेरे पास 50 में करूंगा मैं, 50 100 150। अब मैं इधर पे अगर प्लॉट करूंगा, 20 जब मेरा प्राइस था, क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, 20 मेरा प्राइस था, क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, इधर पे ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा,
इधर पे ये पॉइंट आएगा। अब जब मेरा प्राइस डिक्रीज हो गया, 10 पे मैं प्राइस पे आ गया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 150 हो गई। हाँ सर हो जाएगी, इधर पे बनेगा ये पॉइंट। तो ये जो हमारा जो ग्राफ बन गया, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट वाले ग्राफ के साथ, ये ए लिटिल पहले ये था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट हो गया हमारा लेस इलास्टिक डिमांड। अब जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उसमें पूरा शिफ्ट इस तरह होता है ना, जो हमारा डिमांड करो बनाता है। तो ठीक है, यहां पे यूनिट्स की बात चल रही है, तो अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूंगा वो कितना निकलेगा? इधर पे 1 निकलेगा। प्रूव करूं? हाँ एक बार कीजिए सर। मैं इधर पे दिखाऊंगा ईडी किसके बराबर होता है? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कितना हो गया? 50% मान के चलो। चेंज इन प्राइस भी होगा 50%। हाँ सर, क्योंकि 50% मैंने प्राइस डिक्रीज की, 50% डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ईडी किसके बराबर निकलेगा? 50/50 इज इक्वल टू 1। तो ईडी हमेशा इधर पे 1 आता है। ये पॉइंट आप लिखिए अगर आप नोट बना रहे हैं। तो हमने 3 तो हमने पढ़े, ठीक है ना। अब हम चौथा पढ़ेंगे, 5 पढ़ने हमें टोटल में। चौथा हम पढ़ेंगे कौन सा? हमारा द हाईली इलास्टिक डिमांड। अब तो ये मुझे एटलीस्ट ये मुझे समझाना नहीं पड़े, ठीक है ना। हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड क्या है? देखो लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता था, जितना मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं डिमांड चेंज हो रही है लेकिन कम चेंज हो रही है। लेकिन इधर पे क्या होता है, अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं ना, प्राइस का यूनिट जो है उससे ज्यादा हमारा डिमांड मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लाइक एग्जांपल मैं फिर से आपको एक टेबुलर फॉर्म बताता हूं और आपको ये समझ आएगा। टेबुलर फॉर्म में इधर पे लिखूंगा मैं प्राइस, इधर पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखूंगा। प्राइस मेरा है 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 100 थी। अब प्राइस है मेरा मान के चलो 10, लाइक दिस केस प्राइस मेरा है अब 10। अब क्वांटिटी डिमांडेड इधर पे 150 होनी चाहिए थी ना, इधर पे लेकिन हाईली इलास्टिक डिमांड है, मैं लिखूंगा 200। मेरी डिमांड इंक्रीज, देखो मैंने प्राइस डिक्रीज की, तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, एज हमारा बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस डिक्रीज करने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, लेकिन मैंने 10 ही रुपए प्राइस डिक्रीज किए, क्वांटिटी डिमांडेड कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गई, 200 तक पहुंच गई। तो इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। और अगर मैं इस हाईली इलास्टिक डिमांड का एक ग्राफ आपके लिए बनाऊं, तो इधर पे मैं इस तरह लिखूंगा, अगेन यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, यहाँ पे 200, ठीक है। इधर पे मैं अगर आपको दिखाऊं 10, पहले हमारी 20 थी हमारी प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 20 पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी सर 100, 20 पे मान के चलो ये थी, और 10 पे 200, 10 पे मैं जा रहा हूं इधर पे 200। तो अगर मैं इधर पे देखूं, इधर पे ये थोड़ा सा एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं है ना, वरना आपको ये ग्राफ सेम दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा इससे भी और शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरह बनेगा, ठीक है ना। अब आप बताएंगे इस तरह पे हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मैंने जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस रखनी है ना, इतना ही यहां से यहां तक भी रखनी है, तो इधर पे 100 लिखना है। लेकिन अगर आप देख भी पा रहे होंगे ना, ये डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई, तभी ये पूरा टिल्ट नहीं हुआ, पूरा शिफ्ट नहीं हुआ। अगर आपको इसको बनाना भी होगा ना, आप एक स्केल लीजिए, आप 1 सेंटीमीटर इधर पे, 1 सेंटीमीटर इधर पे, यहां पे लिखिएगा 10, यहां पे लिखिएगा 20। यहां पे अगर आप ड्रा करेंगे, यहां से सीधे 0 से 1 सेंटीमीटर, यहां पे 100 लिखिएगा, यहां पे आप 200 लिखिएगा, और उसके बाद जब आपका ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ बनेगा इस तरह से, पूरा ना शिफ्ट, इससे भी पूरा शिफ्ट, इससे भी नीचे शिफ्ट किया हुआ ग्राफ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हाईली इलास्टिक डिमांड। अब आप मुझे बताइए ईडी का वैल्यू क्या होगा? लेस इलास्टिक डिमांड में ईडी का वैल्यू क्या था? लेस देन 1। तो हाई इलास्टिक डिमांड में ईडी का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1। हाई इलास्टिक डिमांड ईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक डिमांड ईडी का वैल्यू लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिट का मतलब 1, ईडी का वैल्यू भी होगा 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम मूव करेंगे, मेरे ख्याल से हम मूव करेंगे अपने जो हमारा है लास्ट वन, एंड it is the perfectly elastic demand, perfectly elastic demand। अब आप मुझे बताइए कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हमने पढ़ा, और हम अब पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है? डिमांड चेंज होती ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, तो मतलब डिमांड चेंज होती है। अब कैसे चेंज होती है, कितनी चेंज होती है, मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहां पे आप याद रखिएगा, उधर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में डिमांड कांस्टेंट रहती थी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहता है। यही बात आपको याद रखनी है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब किस तरह कांस्टेंट रहता है देखो, अब मैं इधर पे आपको दिखाऊंगा, सॉरी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस की अगर मैं बात करूंगा, 10 प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड मैं कर रहा हूं 100, प्राइस 10 ही रहा, प्राइस फिर से कोई चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज प्राइस में नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 200 हो गई। तो आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस लगाइए आप, क्या ये पॉसिबल है? इस पेन की प्राइस 5 रुपीज है, मैंने खरीदा, 2 लोग खरीद रहे, 3 लोग खरीद रहे, अब
कुछ टाइम हो रहा है, इस पेन की प्राइस फिर भी यही 5 रुपीज है। तो अब क्या हो रहा है, एक दूसरे गांव से लोग आ रहे हैं इस पेन को खरीदने के लिए, ऐसा हो सकता है? अब हंड्रेड्स थाउजेंड्स में लोग आ रहे हैं इस पेन को खरीदने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इन रियल इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो प्राइस यहां पे हमारा कांस्टेंट रहता है, डिमांड हमें यहां पे ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। अब अगर इसका मैं ग्राफ दिखाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा लाइक, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइस 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 100, यहाँ पे 200। अब क्या हो रहा है? अब प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 100 है। प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 है इधर पे। अब प्राइस फिर से 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 200। समझ आ रहा है? यहां पे एक पॉइंट बना हमारा, यहां पे दूसरा पॉइंट बना हमारा, तो ये क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लेकिन क्या? हॉरिजॉन्टल। ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है हमारी किस में? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। अगर हम कंपेयर करेंगे इन इलास्टिक, ये इलास्टिक है, अगर हम इन इलास्टिक के साथ कंपेयर करेंगे, उधर पे ये ना परपेंडिकुलर एक लाइन बनती थी, परपेंडिकुलर, ये ना वर्टिकल लाइन एक बनती थी, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। लेकिन इधर पे अगर मैं इलास्टिक की बात करूंगा ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ठीक है ना। अब ऐसे प्रोडक्ट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं एग्जांपल क्या ही बताऊं आपको। अब आपने सारे ग्राफ्स पढ़े, ठीक है ना, मैंने आपको सारे ग्राफ्स दिखाए। अब अगर मैं एक कॉम्बिनेशन में ना एक ही ग्राफ बनाऊंगा ना, एक सम टोटल करके मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, इधर पे लास्ट में आपको दिखाऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है ना। ये में हमारा इधर पे प्राइस रहता है, हमारा इधर पे क्वांटिटी डिमांडेड रहता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का आपने पढ़ा, अब हॉरिजॉन्टल का लाइन तो आपने पढ़ा, अभी जस्ट अभी पढ़ा। ये क्या है भाई? ये है हमारा भाई कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हाँ जस्ट अ सेकंड, मैं कुछ भूल गया इधर पे लिखना। इधर पे जो ईडी का वैल्यू होता है ना, इधर पे जो हमारा ईडी का वैल्यू होता है किसमें? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। इधर पे ईडी का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कैसे होता है सर? इनफाइनाइट कैसे होता है मैं बताऊंगा। मैंने क्या बताया? ईडी कैसे निकालते हैं? ईडी निकालते हैं हम चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या है? इधर पे 0, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है ना। अब जो प्राइस चेंज नहीं होगा, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इनफिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो यहां पे मैं बता सकता हूं कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसका जो ईडी का वैल्यू है, ईडी का वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रहता है। तो इधर पे मैं अगर आपको दिखाऊंगा, अब इधर पे ये जो मैंने ग्राफ दिखाया, इधर पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, सारे ग्राफ में दिखाऊंगा। ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाता है सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इधर पे ईडी का वैल्यू क्या रहता है? इधर के ईडी का वैल्यू रहता है इनफाइनाइट, जैसा कि मैंने बताया। अब अगर मैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखाऊं, इधर पे ये क्या है सर? ये है कौन सी? पहली परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में आपको पता है कि उधर पे वैल्यू क्या था हमारा ईडी का? आप बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। तो लिखिए इधर पे 0, लिखिए इधर पे 0। तो इसका मतलब है ये हमारा किसका ग्राफ बन गया? हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। ये हमारा किसका ग्राफ है? स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हमारा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बीच में एट द एग्जैक्ट सेंटर, आप देखिएगा एग्जैक्ट सेंटर में एक कर्व ड्रॉप करूंगा, ये किसका है? ये है ईडी इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी डिमांड, ठीक है ना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और अगर मैं एक इंक्रीज करूं, मोर देन 1 जाऊं, तो ये हमारा एक बन जाएगा। अगर हमारा लेस देन 1 जाऊं तो हमारा दूसरा बन जाएगा। अब हमारा मोर देन 1 होगा तो हाईली इलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, तो ये है लेस इलास्टिक डिमांड। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ आ रहा होगा। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको एक कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह हमारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है ना। आई होप ये एक ग्राफ आपको दिमाग में रह गया होगा। इसी के साथ हमारा ये कंटिन्यू होता है, ये सॉरी कंटिन्यू क्या होता है? कंप्लीट होता है हमारा डिग्री। जो हमारी डिग्री ऑफ डिमांड है वो हमने कंप्लीट की, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंप्लीट की। इसके बाद मेरे ख्याल से ये वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, मुझे इधर पे स्टॉप करना चाहिए। अब और एक लास्ट टॉपिक एक बचता है, अब आप बोर हो जाएंगे अगर मैं वो भी कंटिन्यू करूंगा। वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मैंने अभी तक आपको समझा रहा था, ये किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, कब इलास्टिक होती है, कब इन इलास्टिक होती है, वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। इसमें अराउंड 5-6 चीजें हमने पढ़ी है, 5-6 कुछ टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं। और इसी के साथ वो छोटा अराउंड 8 मिनट 10 मिनट तक लगेंगे उसको, लेकिन मैं इधर पे कंटिन्यू नहीं करूंगा। मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स एंड गुड बाय।